आज मानवी की आंख जरा देर से खुली, लेकिन जब वह सोकर उठी तब उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। अपनी बिगड़ी हालत देखकर वह समझ गई कि जरूर उसका गर्भपात हुआ है। तब उसने अधीरता से रवि को आवाज लगाई, पर उसकी आवाज उसे नहीं सुनाई दी। जरूर रवि मेरे लिए चाय बना रहा होगा। यही सोचकर वह देर तक आंखें मूंदे बिस्तर पर पड़ी रही। लेकिन जब काफी देर के बाद भी रवि नहीं आया, तब मानवी का माथा ठनका। फिर वह किसी तरह अपनी बची शक्ति समेटकर बड़ी मुश्किल से उठी और धीरे धीरे चलती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। पर यह क्या, रवि तो किचन में भी नहीं था। तभी उसकी नजर घर में फैले सामान पर पड़ी। सामने वाली अलमारी का ताला टूटा पड़ा था और उसमें रखा सारा कीमती सामान गायब था। ये सब देखकर मानवी की चीख निकल गई। तब वह धम्म से सामने पड़े सोफे पर बैठ गई और अनायास ही उसका दिल भर आया। एक तरफ वह बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी, तो दूसरी तरफ मानसिक व आर्थिक रूप से भी अक्षम हो चुकी थी। उसे आज समझ आ रहा था कि उसने रवि के साथ लिव इन में रहकर कितनी बड़ी भूल की है। कुछ भी ऐसा मत करना मेरी बेटी, जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। दिल्ली आते समय उसके बाबूजी उससे बोले थे, ओह बाबूजी, मैं वहां कुछ बनने जा रही हूँ, इसलिए कुछ भी ऐसे वैसे की तो गुंजाइश ही नहीं है। इतना कहकर उसने आगे बढ़कर अपने बाबूजी के चरण स्पर्श कर लिए थे। फिर वह अपनी आंखों में ढेर सारे सपने लिए दिल्ली आ पहुंची थी। छोटे शहर की मानवीय को दिल्ली स्वप्न नगरी से कम नहीं लगी थी। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कब रवि उसका हमसफर बन बैठा, इसका एहसास तो उसे बहुत देर में हुआ। तभी अचानक मानवी को याद आने लगा कि रात को रवि ने जो ड्रिंक उसे ऑफर किया था, जरूर उसमें उसने कुछ मिलाया होगा। तभी तो उस ड्रिंक को पीते ही उसे बेहोशी छाने लगी थी और शायद इसी वजह से उसका यह गर्भपात हुआ। अब तो जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति चुक गई थी। अभी कल ही तो रवि ने उससे मंदिर में शादी की थी। वैसे यह बात नहीं थी कि मानवी ने यह निर्णय जल्दबाजी में लिया था, बल्कि लगातार 2 साल लिव इन में रहने के बाद ही उसने यह निर्णय लिया था। फिर अचानक मानवी को सारी बीती बातें रवि की सोची समझी चाल का हिस्सा लगने लगी थी। 2 महीने का गर्भ है मुझे, अब तो शादी कर लो मुझसे। मानवी जब रवि से बोली तो वह खुश होने के बजाय उलटा उस पर ही बरस पड़ा था। पता नहीं तुम आजकल की लड़कियों को क्या होता जा रहा है। सरकार गर्भ निरोध के नित नए तरीकों पर लाखों रुपए बर्बाद कर रही है, पर तुम लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं तो मस्त मौला हूं, पर तुम तो ध्यान रख सकती थी। रवि अचानक आक्रामक हो उठा था। ये सब सुनकर मानवी का मुंह उतर गया था। फिर वह रोआसी सी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी देर रो लेने के बाद जब उसका जी हल्का हुआ, तब उसने रवि को अपने सामने खड़ा पाया। उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिसमें कॉफी के 2 मग और मानवी के मनपसंद वेज सैंडविच थे। लो जाने मन, गुस्सा थूको और नाश्ता कर लो। ऐसी स्थिति में तो तुम्हें बिल्कुल भूखा नहीं रहना चाहिए, और फिर हमारा नन्हा शैतान भी तो भूखा होगा। इतना कहकर रवि ने अपने हाथों में पकड़ी ट्रे मानवी के सामने रख दी थी। वैसे तुम जानते सब कुछ हो, पर अनजान बनने का नाटक करते हो। शायद इसी वजह से मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी। इतना कहकर मानवी ने रवि को खींचकर अपने पास बैठा लिया और फिर वे दोनों नाश्ता करने लगे। मानवी, ऐसा करते हैं कि आज दोपहर में मूवी देखते हैं और फिर लंच भी बाहर ही कर लेंगे। रवि खाली ट्रे उठाते हुए बोला, पर हाँ, आज का सारा खर्च तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि मेरी हालत जरा टाइट है। वह तो ठीक है जनाब, पर आज तुम्हारा आशिकी भरा व्यवहार देखकर मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। यह कहते कहते वह रवि से लिपट गई थी। मैं एक बात सोच रहा था कि अगर अब जिम्मेदारी आ रही है तो उससे निपटने के लिए प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। रवि मानवी को चूमते हुए बोला, यार कुछ इंतजाम हो जाए तो मैं अपना कोई काम ही शुरू कर लूं। मुझे तो इस बंधी बंधाई कमाई वाली प्राइवेट नौकरी में आगे बढ़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, और फिर क्या शादी के बाद भी हर छोटे छोटे खर्च के लिए मैं तुम पर ही निर्भर रहूंगा। अच्छा जानू,
एक बात तो बताओ जरा कि अगर किसी और की मदद लेने की जगह मैं ही तुम्हें फाइनेंस कर दूं तो? वाह, इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। यह तो वही कहावत हुई, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। मुझसे ज्यादा तो तुम आर्थिक रूप से सबल हो, इसका तो मुझे तनिक भी एहसास नहीं था। यह कहते कहते रवि की आंखों में अचानक ही चमक नजर आने लगी थी। फिर उसने अचानक ही मानवी को अपनी ओर खींच लिया था और प्यार भरे स्वर में उससे बोला था, मैं तो सोच रहा था कि तुम शायद अपने किसी परिचित या सहकर्मी से मदद लोगी, पर तुम्हारे पास तो गड़ा हुआ धन है, मेरी छिपी रुस्तम। जनाब, जरा अपनी सोच को ब्रेक लगाइए और ध्यान से मेरी बात सुनिए। मानवी हंसते हुए बोली, मेरे पास कोई गड़ा हुआ धन नहीं, बल्कि खून पसीने से कमाए हुए पैसों की बचत है, जिसकी मैंने एफडी करवाई हुई है। अब तक मैंने इस बारे में तुम्हें नहीं बताया था, पर अब जब हम दोनों एक होने जा रहे हैं, तो भला यह दुराव छिपाव क्यों? ओह मेरी प्यारी मानवी! इतना कहकर रवि ने एक प्यारा सा चुंबन मानवी के गाल पर अंकित कर दिया था। फिर वे दोनों अपने प्यार की खुमारी में डूबे पिक्चर हॉल की तरफ बढ़ गए थे। पहले उन्होंने मस्त मूवी का मजा लिया और फिर एक बढ़िया रेस्तरां में लजीज खाना खाया। जब रात को दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेटे, तब फिर से रवि ने सुबह वाली बात का जिक्र छेड़ दिया। मैं क्या कह रहा था मानवी? रवि जरूरत से ज्यादा अपने स्वभाव को नम्र करते हुए बोला, कल सोमवार है, तो तुम ऑफिस जाने से पहले बैंक से पैसे निकालकर मुझे दे देना। पैसे हाथ में होंगे तो आगे की प्लानिंग आसान हो जाएगी। फिर रवि मानवी के बालों में अपना हाथ फेरने लगा था। वह तो ठीक है जानू, मानवी रवि को गलबहियां डालती हुई बोली, पर पहले हमारी शादी होगी, तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने यह पैसे अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए ही तो बचा कर रखे थे। ओह, तो तुम्हें मुझ पर भी विश्वास नहीं है? रवि खुद को मानवी की पकड़ से छुड़ाते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ जो तुम्हें धोखा देकर भाग जाऊंगा? सच, बहुत प्यारे लगते हो तुम, जब जब गुस्से में होते हो। मानवी फिर से रवि से लिपटते हुए बोली, मेरे जाने जिगर, अब जब तुम्हें अपना तन मन ही सौंप दिया, तो भला शक की कैसी गुंजाइश? मैं तो यह सोच रही थी कि अब जब शादी करनी ही है, तो फिर देरी कैसी? इधर हमारी शादी हुई तो उधर मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें सौंप दूंगी। मानवी रवि के आगोश में समाते हुए बोली। इतना कहकर मानवी तो सो गई, पर रवि बेचैनी से लगातार करवटें बदलता रहा था। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग अभी मंदिर जाकर शादी करेंगे। इतना कहकर रवि ने एक पैकेट उसे थमा दिया, जिसमें एक प्यारी सी लाल साड़ी, लाल चूड़ियां और एक प्यारा सा महकता गजरा था। पर रवि, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा समय दो मुझे, मानवी चाय बनाते हुए बोली। तुम लड़कियां ना वाकई में कमाल हो, पहले तो जल्दी जल्दी की रट लगाती हो, और फिर अगर तुम्हारी बात मान लो तो उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। इतना कहकर रवि गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। वैसे मानवी को ये सब इतनी जल्दी होते देख अटपटा तो अवश्य लग रहा था, पर अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए वह सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी तैयार होने लगी थी। बीच बीच में उसे अपने घर वालों की याद भी आ रही थी, पर फिर उसने सोच लिया था कि वह शादी होते ही रवि को लेकर अपने घर जाएगी। मानवी को दुल्हन के रूप में देखकर पहले तो वे लोग अवश्य उससे गुस्सा होंगे, पर फिर जल्दी ही मान भी जाएंगे, क्योंकि वह सभी की लाडली जो है। वाह, क्या गजब ढा रही हो तुम दुल्हन के रूप में, आज तो सब तुम पर फिदा हो जाएंगे। रवि की इस चुटकी पर मानवी शर्मा कर उसके गले जा लगी थी। अरे सुनो, तुम्हारा बैंक भी तो मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है ना, ऐसा करना, तुम अपनी चेक बुक भी रख लेना। रवि कुछ सोचते हुए बोला। तुम भी ना हर काम जल्दी में ही करते हो, मानवी अपना मांग टीका ठीक करते हुए बोली। वैसे मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि तुम कौन सा काम शुरू करने वाले हो। मैडम, यह सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बस ये समझ लो कि यह शादी का तोहफा होगा।
तुम्हारे लिए। इतना कहकर उसने मानवी का हाथ पकड़ा और फिर वे दोनों शादी करवाने वाली दुकान की तरफ बढ़ गए। वहां एक पंडित बैठा था। उसने जल्दबाजी में रीति रिवाज निपटाकर उनकी शादी करवा दी और एक प्रमाण पत्र पकड़ा दिया। फिर लौटते समय मानवी ने बैंक से पैसे निकालकर रवि को दे दिए। पैसे मिलते ही रवि के रंग ढंग बदल गए। इसका एहसास मानवी को हुआ तो जरूर, पर फिर उसने इसे वहम मानकर आगे बढ़ने में ही भलाई समझी। मानवी कपड़े चेंज करके अभी लेटी ही थी कि तभी रवि आ गया। यह क्या जाने मन, आज तो सेलिब्रेशन की रात है और तुम इतनी सुस्त सी लेटी हो। दैट्स नॉट फेयर माई लव। इतना कहकर उसने विदेशी शराब 2 गिलासों में उड़ेल दी। वैसे तो मानवी थकी होने के कारण सोना चाहती थी, पर वह रवि को परेशान भी तो नहीं कर सकती थी। फिर वह तुरंत उठी और रवि के पास जाकर बैठ गई। चीयर्स कहकर इधर दोनों के गिलास आपस में टकराए तो उधर एक अजीब सा उन्माद छा गया मानवीय पर। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वह सो गई। अब जब आंखें खुली तो रवि का सारा सच उसके सामने आ गया था। अभी वह इसी ऊहापोह में थी कि क्या करे, तभी उसके मोबाइल पर उसकी सहेली रम्या का फोन आ गया। क्या यार, 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आई? रम्या हंसते हुए बोली। कुछ नहीं यार, तू अभी बिजी है, तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। रम्या ने छुटकी ली। ऐसा कुछ नहीं है यार। इतना कहकर मानवी रोने लगी। तू रो मत, मैं अभी आती हूँ। फिर चिंतातुर रम्या सारा काम बीच में ही छोड़कर मानवी के पास पहुंच गई। मानवी की इतनी बुरी हालत देखकर रम्या भी सकते में आ गई। फिर मानवी ने भारी मन से रम्या को सब कुछ बता दिया। मैं तो तुझे पहले ही समझाती थी कि मत पड़ इस लिव इन के चक्कर में, पर तब तो मैडम पर इश्क का भूत जो सवार था। लिव इन एक कच्चा रिश्ता होता है जो किसी को भी सुख नहीं देता। रम्या गुस्से में बोले जा रही थी। मैं तो आत्महत्या करके अपना जीवन ही समाप्त कर दूंगी। आखिर किस मुंह से मैं सामना करूंगी अपने घर वालों का? इतना कहकर मानवी फिर से रोने लगी। आत्महत्या के बारे में सोचना भी मत, यह कहकर रम्या मानवी को समझाने लगी। देख मानवी, अब तक तो तूने जो कुछ गलत किया सो किया, पर अब संभल जा। रही बात तेरे परिवार वालों की, तो यह बात समझ ले कि हमारी लाख गलतियों के बावजूद जो हमें स्वीकार करता है वह हमारा परिवार ही होता है। तू शायद यह नहीं जानती थी कि अपने दोस्त तो हम चुनते हैं, पर हमें हमारी फैमिली चुनती है। शुरू में तो तेरे परिवार वाले तेरे शुभचिंतक होने के नाते तुझे अवश्य डांटेंगे, लेकिन फिर तुझे खुले मन से स्वीकार भी कर लेंगे। आत्महत्या तो रवि को करनी चाहिए, तूने तो उसे सच्चे दिल से चाहा था, पर दगाबाज तो वही निकला जो तुझे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक स्तर पर धोखा देकर छमपत हो गया। वह शातिर तो तेरे पैसों पर ऐश कर रहा होगा और तू यहाँ रो रो कर बेहाल हो रही है। फिर रम्या ने उसके आंसू पोंछे और उसे अपनी कार में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पहले मानवी का चेकअप किया और फिर थोड़े उपचार के बाद उसे कुछ दवाएं लिख दी, जिनसे मानवी को बहुत आराम मिला। इसी बीच रम्या ने मानवी द्वारा बताए गए नंबर पर उसके घर वालों से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बता दी। फिर क्या था, शाम होते ही मानवी के घर वाले उसे लेने आ पहुंचे। मानवी की मनोदशा उसकी मां ने तुरंत भांप ली और उसे अपने प्यार भरे आंचल में समेट लिया। पर मानवी की गलतियों पर उसके बाबूजी ने उसे बहुत डांटा। फिर इस बात का एहसास होते ही कि मानवी को अपनी गलतियों का एहसास है, उन्होंने उसे माफ भी कर दिया। मानवी अपने घर वालों के साथ अपने घर चली गई। रम्या उसकी कार को जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। एक तरफ जहां उसे अपनी सहेली से बिछुड़ना बहुत खल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि चाहे देर से ही सही उसकी सहेली उसे उस मकड़जाल से बाहर निकालने में सफल हो गई थी, जिसे उसने अपनी नासमझी से अपने इर्द गिर्द बुना था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।